ओह, ओके। इसको तो क्लियर कर दूंगा। इधर ये वाला। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, सर आज पार्ट 2 शुरू करेंगे ना? आज पार्ट 2 शुरू कर देंगे बिल्कुल। अभी क्यों, क्या हो गया? हो जाएगा, बाद में डिस्कस कर लें ऐसे। सर शुरू तो कर दीजिए बस डिस्कशन, सर डीपीपी का बाद में कर दीजिए। कुछ डिस्कशन पहले कर लें। ओके, लास्ट में करवा दें सर, पहले पढ़ लेते हैं। आज कल भी सर पूरा दिन डिस्कस ही किया था। बैकग्राउंड ठीक है ये? यस सर। ओके, सो आयनिक इक्विलिब्रियम में एम आई ऑडिबल? आवाज तो आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो आयनिक में जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अपन अलग से अगर नाम दें, हेडिंग दें, दिस इज अबाउट बफर सॉल्यूशंस। एक्सक्यूज बफर मी सर। सॉल्यूशंस। हाँ सर अब तक हमने आयोनिक में जो भी पढ़ा है सर, उसमें कुछ मेजर फॉर्मूले हैं सर। एक बार वो सारे मतलब एक शॉर्ट में सारे लिस्ट करके बता सकते हैं सर, मतलब क्लास के एंड में, ताकि वो लिख दे तो हाँ, फिर क्या है, सब स्कैटर्ड वे में रहेगा तो एक साथ हो जाए तो फायदा होगा रिवीजन के समराइज कर टाइम। लेंगे अपन। अलग अलग Yes, टाइप sir. के सॉल्यूशंस का पीएच निकालना ही अपन सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसको को अपन आखिरी में जाके समराइज भी कर लेंगे ये एग्जैक्टली अपन Yes, ने sir. किस तरह के सॉल्यूशंस के पीएच निकालना सीखा है। ओके, अब बफर सॉल्यूशंस बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए कि किस तरह के सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशन कहते हैं, तो इसमें यह निकल के आएगा कि ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिनमें छोटे मोटे अमाउंट में एसिड बेस मिलाने से पीएच पे ज्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, दोस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर सेड टू बी बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशंस solutions which show a small change in their pH on addition of a small amount of acid or base into these. एंड में करेंगे। Sorry, a small amount of acid or base into these. So those solutions which show a small change in their pH value on addition of a small amount of acid or base into these. Small और large जो है वो relative quantities होती हैं। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे कि स्मॉल का मीनिंग क्या निकल के आएगा, किसको अपन स्मॉल कहेंगे, किसको लार्ज कहेंगे। लेकिन ऐसे सॉल्यूशन जिनका पीएच कम चेंज करता है उनको अपन बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। आपने एसिड अभी बेस चालू मिलाने ही पर। किया है ना? हाँ, अभी जस्ट शुरू किया है, हेडिंग डाली है और ये आया। डेफिनेशन लिखी है। ये आयनिक एडवांस नहीं है, ये एलिमेंट्री वाला ही है, पार्ट 2 एलिमेंट्री।
ठीक है, उसी की अपन बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री का पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है, एलिमेंट्री में ही पार्ट 2 और पार्ट 3 करके 2 सेक्शंस और बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री वाली शीट में ही पार्ट 2 है, आयनिक पार्ट 2। बफर सॉल्यूशंस, बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिनमें छोटे मोटे अमाउंट में एसिड बेस मिलाने से पीएच पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उसका रीजन क्या है अगर अपन देखें कि, तो इन सॉल्यूशंस में एक्चुअली क्या होता है, एसिड और बेस दोनों पहले से थोड़े से मौजूद होते हैं। आप एसिड मिलाओगे, H+ मिलाओगे, तो H+ को कंज्यूम करने वाला आयन पहले से बैठा होगा उसमें, तो वो H+ को कंज्यूम कर लेगा, H+ के इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। और अगर आप बेस मिलाओगे तो OH- को कंज्यूम करने वाला स्पीसीज भी उसमें पहले से होगा, तो वो क्या करेगा, OH- आपने जो मिलाया वो ज्यादातर OH- आयन ये कंज्यूम कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि पीएच पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बफर सॉल्यूशंस एज सच विल बी कंटेनिंग एसिडिक एंड बेसिक बोथ टाइप ऑफ आयंस और स्पीसीज। तो इसमें ऐसा देखा जाएगा तो कंपोजिशन क्या होगी इनकी, क्यों ऐसा ये कर पा रहे हैं, तो उसका रीजन हो जाएगा मेनली कंपोजिशन वाइज, these contain acidic and basic species both, so added H+ or OH- will be majorly consumed by these species। लॉजिकली क्यों ऐसा ये कर पा रहे हैं, तो इसका बेसिक रीजन ये है कि इनमें पहले से एसिडिक स्पीसीज और बेसिक स्पीसीज दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, छोटी मोटी मात्रा में H+ मिलाओगे तो वो H+ को इफेक्ट को खत्म कर देगा, OH- मिलाओगे तो एसिडिक इम्प्योरिटी जो होगी या एसिडिक जो स्पीसीज है वो OH- के इफेक्ट को खत्म कर देगी, तो इसके पीएच में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशंस जो हैं उनको अपन बफर सॉल्यूशंस कहते हैं, जिसमें पीएच ज्यादा चेंज ना करे। सर इसका एग्जांपल बता दीजिए कि H+ और OH- को कंज्यूम कर देगा। वही एग्जांपल ही देखने वाले हैं अपन, सब कुछ देखने वाले हैं। तो इनका कैलकुलेशन भी करके देखेंगे, पीएच में कितना चेंज आएगा वो भी अपन कैलकुलेट करके देखेंगे, और जैसे अपन एग्जांपल लेंगे कि कौन बफर सॉल्यूशन होगा। हाँ, लेकिन वो ऐसी स्पीसीज हैं जैसे कि अभी अपन को समझ में आएगा, वो वीक एसिड और वीक बेस टाइप के स्पीसीज होंगे जो आपस में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल हो जाएगा कि सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट दोनों मौजूद हों। ठीक है, एसिटिक एसिड भी है और एसीटेट आयन, तो एसिटिक एसिड एसीटेट आयन ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 0.1 मोल एसिटिक एसिड भी है और 0.1 मोलर जो है वो एसीटेट आयन भी है, अगर मान लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या है, एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन का जो इक्विलिब्रियम होता है आपस का इक्विलिब्रियम, वो तो सोल्यूशन में पाया ही जाएगा, और ये एक बेसिक स्पीसीज हो गई एसीटेट आयन, और ये एसिडिक स्पीसीज है। अब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट दोनों मौजूद हैं, इसमें आप जरा सा H+ डालोगे तो ये H+ को कंज्यूम करके अपने आप को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। पीएच चेंज करेगा, आई एम नॉट सेइंग कि पीएच चेंज नहीं करेगा, लेकिन पीएच में जितना चेंज आना चाहिए उसके कंपैरिजन में काफी कम आएगा। ठीक है, अगर आप 0.01 मोल H+ आयन मिलाते हो तो वो 0.01 मोल क्या होगा, ये कंज्यूम करके उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देगा, कम कर देगा, तो पीएच में ज्यादा डिक्रीज नहीं आएगा। उसी टाइप से अगर मैं OH- आयन मिलाऊंगा तो जो एसिटिक एसिड है वो OH- आयन को कंज्यूम कर लेगा, और जो पीएच है जितना इंक्रीज करना चाहिए था उतना इंक्रीज करेगा नहीं। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि इसमें इस तरह की स्पीसीज होंगी। ज्यादातर केस में आप ये मानो कि बफर सोल्यूशन में एसिड, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस वो मौजूद होता है, या वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड मौजूद होता है। तो जो बफर का नॉर्मल कंपोजिशन होगा वो यही होगा। बफर सोल्यूशन is going to be what? The buffer is weak acid plus its conjugate base, या बोल सकते हैं salt of this weak acid, इसी weak acid का salt। सर जो आपने एग्जांपल दिया इस बफर में अगर हम OH- ऐड करेंगे तो कौन ऑब्जॉर्ब करेगा? एसिटिक एसिड। तो ये जो हम एब्जॉर्ब वाली बात कर रहे हैं ये कॉमन आयन इफेक्ट से एब्जॉर्ब से मतलब है, एब्जॉर्ब से मतलब रिएक्ट कर लेगा उसके साथ। जैसे HOH मिला के वाटर बन जाएगा। बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी रिएक्शन की एक तरीके से।
भाई H प्लस मिलाओगे तो H प्लस को एसिटेट आयन उसके साथ अपने आप को रिएक्ट करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटेट आयन। और अगर मैं OH माइनस मिलाऊंगा तो एसिटिक एसिड OH माइनस के साथ रिएक्ट करके एसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तरह की जो मिक्सचर्स होते हैं इनके पीएच में जितना आपने H प्लस आयन मिलाया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ने इतना H प्लस आयन मिलाया, उसके हिसाब से पीएच इतना डिक्रीज करना चाहिए, तो उतना डिक्रीज नहीं करेगा। तो अपन कंपैरिजन करके देखेंगे, कैलकुलेशंस करके अभी अपन देखने वाले हैं कि भाई अपन कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीएच इतना डिक्रीज करना चाहिए, इतना इंक्रीज करना चाहिए। तो अपन कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि उतना इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, कम करेगा। वो सारा कुछ कैलकुलेशन की बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह का यूज करके अपन कैलकुलेशन करके अभी निकाल लेंगे कि भाई पीएच में कितना इंक्रीज आया, कितना डिक्रीज आया। सर बफर सॉल्यूशन का यूज कहाँ पे होगा? बफर सोल्यूशन का यूज यही पीएच मेंटेन करने के लिए, जहां पे अपन को पीएच को लगभग सेम रखना है, वहां पे अपन जो है वो बफर सोल्यूशन का यूज करते हैं। बफर सोल्यूशंस कैसे सोल्यूशंस हुए जिनमें कि पीएच की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, लगभग कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं भी कैलकुलेशन, प्लीज टेल व्हाट इज द थर्ड वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन, थर्ड वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन इनटू इनटू के बाद एसिड और बेस इनटू दीज, थर्ड लाइन एसिड बेस इनटू दीज। वीक एसिड का सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट भी बफर की तरह काम करेगा क्या? एग्जैक्टली, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट अगर होगा तो वो भी बफर की तरह से काम कर जाएगा, क्योंकि वीक जैसे अमोनियम एसीटेट का सोल्यूशन जो होगा दैट विल बी लाइक बफर सोल्यूशन, क्योंकि उसमें एसीटेट आयन भी है, अमोनियम आयन भी है। अमोनियम आयन जो है वो एसिड हो गया, एसीटेट आयन जो है वो बेस हो गया। तो सही आइडिया है, बिल्कुल सही बात है। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट इज लाइक बफर सोल्यूशन, वो भी लगभग बफर जैसा एक्ट करता है। और बाकी नॉर्मली बफर इनको कहते हैं। ये एसिडिक बफर कहलाता है जिसमें कि वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, और ये बेसिक बफर कहलाता है इसमें कि वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड मतलब उसका सॉल्ट हो। ठीक है, तो अपन कैलकुलेशन अभी करेंगे तो अपन को क्लियर हो जाएगा। हाँ, कंपोजिशन में एसिडिक एंड बेसिक स्पीसीज बोथ आर, एसिडिक एंड बेसिक स्पीसीज बोथ आर प्रेजेंट। मैंने सिर्फ इतना लिखा है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा इसमें, कि इसमें एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज बेसिक स्पीसीज दोनों होती हैं, जिससे कि जो भी H प्लस ऐड करोगे और OH माइनस ऐड करोगे वो मेजरली क्या होगा, इन स्पीसीज की तरह कंज्यूम कर लिए जाएंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं अभी, लेट्स से कि एक एग्जांपल लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी डेफिनेशन वाइज ये है, डेफिनेशंस कोई पूछता नहीं है, ठीक है। अपन को तो अल्टीमेटली मालूम है कि जो न्यूमेरिकल है उसकी बात करनी है। जैसे कि बफर बन भी जाएगा, इसमें बफर बनाने का तरीका भी आ जाएगा अपने पास। सो दिस इज लेट्स से इनटू 10 ml of 0.1 molar acetic acid. We add 10 ml of 10 ml of, let's say 0.05 molar NaOH. Find pH of resulting solution. इसका अपन pH पता करते हैं कि जो सोल्यूशन बना उसका pH कितना होगा। ये अपन को दे रखा है कि Ka of acetic acid, acetic acid का जो Ka है that is 2 into 10 raised to power minus 5. वीक एसिड है, उसमें अपन ने बेस मिलाया, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब इसमें होगा ये कि पहले तो अपन ये कर सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है दैट विल रिएक्ट विद NaOH। रिएक्शन को अपन चाहे तो बोल सकते हैं कि दिस विल बी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। एसिड बेस रिएक्शंस को अपन 100% कंप्लीट करवा लेते हैं। थोड़ा और शिफ्टिंग करवाना होगा तो अपन बैकवर्ड शिफ्टिंग वगैरह करके आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो आप एसिड बेस को रिएक्ट करा के 100% रिएक्ट करा के बना लो कि ये बनेगा सोडियम एसीटेट बनेगा प्लस वाटर।
अब t इक्वल टू 0 पे इसके कितने मिलीमोल हैं? 0.1 इंटू 10, इसका 1 मिलीमोल। इसके कितने मिलीमोल मैंने ऐड किए हैं? तो 10 इंटू 0.05, मैंने इसके 0.5 मिलीमोल ऐड किए हैं। तो मैंने इंटेंशनली क्या किया है? पूरे एसिड को कंज्यूम नहीं करवाया बेस से। अब इससे क्या होगा? अगर मैं रिएक्शन कंप्लीट करवाता हूं तो इसके 0.5 मिलीमोल बचे रहेंगे। ये 100% कंप्लीट करवा दिया, इसके 0.5 मिलीमोल बन जाएंगे। ये मिलीमोल्स लिखे हैं मैंने, ठीक है। 100% कंप्लीट करवा दिया। तो अपन बोल सकते हैं कि इस सोल्यूशन में एसिटिक एसिड के 0.5 मिलीमोल हैं और सोडियम एसीटेट के 0.5 मिलीमोल हैं। दिस सॉल्यूशन इज कंटेनिंग एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट बोथ, और 0.5 मिलीमोल दोनों के प्रेजेंट है। अब कोई बोले कि सर इसमें ऐसा नहीं होगा क्या कि जो एसिटिक एसिड है जो 0.5 मिलीमोल है उसमें से कुछ डिसोसिएट भी कर जाए? बिल्कुल कर सकता है। तो एसिटिक एसिड का अपन इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं कि भाई कितना डिसोसिएट करेगा। या कोई बोले कि नहीं डिसोसिएट क्यों करवाना है, एसीटेट आयन का हाइड्रोलिसिस करा के अपन एसिटिक एसिड भी तो बना सकते हैं। तो एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन जो उनका इक्विलिब्रियम होगा वो मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन करवाने के हिसाब से अपन बोल रहे हैं, अपन ने पहले तो रिएक्शन को 100% कंप्लीट करवा लिया था। अब मैं बोल रहा हूं कि जो एसिटिक एसिड है, मान लेते हैं कि 0.5 मिलीमोल में से थोड़ा बहुत डिसोसिएट करके एसीटेट आयन और H+ ये बना लेता है अगर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एसिटिक एसिड अकेला होता तो फिर भी डिसोसिएट करता। अब इसमें तो एसीटेट आयन पहले से मौजूद है तो इसके डिसोसिएशन को और रोक देगा, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डेफिनेटली एसिटिक एसिड का पहले के कंपैरिजन में कम आएगा। अकेले में जितना आता है उससे कम ही आएगा क्योंकि एसीटेट आयन इसके इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करवा के रखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इसका 0.5 मिलीमोल ले रखा है। हो सकता है कि कोई सोल्यूशन ऐसा दिया जाता है जिसमें एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन C1 मोलर और एसीटेट आयन उसी में C2 मोलर है, ठीक है। तो अगर मैं इन जनरल करके लिखूं कि t इक्वल टू 0 पर ये सिचुएशन होती, t इक्वल टू 0 पे इसका C1 मोलर कंसेंट्रेशन है, इसका C2 मोलर कंसेंट्रेशन है। अब मैं क्या करता कि इसमें थोड़ा बहुत इसको डिसोसिएट करवा देता, तो बोलता कि C1 इंटू 1 माइनस एल्फा, एल्फा अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटेट आयन, तो ये क्या हो जाता? C2 प्लस C1 इंटू एल्फा, ठीक है। और ये बोलते कि ये कितने के इक्वल आएगा? C1 इंटू एल्फा के बराबर आ जाएगा। अब अपन को पहले से ही मालूम है कि ये वीक एसिड है। वीक एसिड खुद से अकेले में ही इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से कम होता है और ऊपर से एसीटेट आयन और है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डेफिनेटली कम आएगा, ठीक है। तो ज्यादातर केस में ऐसा कोई एग्जांपल आपको दिया जा सकता है जिसमें हो सकता है कि अल्फा ज्यादा आ रहा हो, लेकिन ज्यादातर केस में अल्फा 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल आएगा, ठीक है। मैं ऐसे एग्जांपल ले लूंगा जिसमें कि अपन को अल्फा जो है वो 0.1 से थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा हो, तो वहां पे अपन को फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट 90% 95% केसेस में तो यही होने वाला है कि अल्फा 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। तो आप बोलोगे भले आपने लिखने के लिए ये लिख दिया, लेकिन आप बोलोगे अगली ही स्टेप में कि ये जो अल्फा है वो तो टेंडिंग टू 0 होगा। तो ऐसे केस में बोल सकता हूं कि ये तो लगभग C1 ही होगा, ये लगभग C2 ही होगा। तो ऐसे केस में अपन अगर इसका K वाला इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो अपन बोलेंगे कि Ka इज इक्वल टू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इनटू एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। बफर सॉल्यूशंस एक्चुअली वही होते हैं जिसमें कि एसिटिक एसिड, वीक एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो दोनों लगभग कंपैरेबल अमाउंट में होते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर ये अच्छा बफर माना जाएगा, इसमें 0.1 मिलीमोल एसिटिक एसिड भी है और 0.1 मिलीमोल एसीटेट आयन भी है। तो अगर दोनों, अगर जरूरी नहीं कि बराबर बराबर ही हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, C1 C2 कैन बी डिफरेंट, ठीक है, लेकिन अगर बराबर होते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी गुड बफर सोल्यूशन, इसमें दोनों के दोनों बराबर मात्रा में होते हो। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर मुझे इसका pH कैलकुलेट करना है तो ये तो कितने के बराबर? C2, ये कितने के बराबर? C1, ठीक है। तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आ जाएगी Ka इंटू C1 बाई C2। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि जो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन होगी दैट इज, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन में लिख देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास आ रहा है कि H प्लस आयन कंसेंट्रेशन in this buffer solution is equal to Ka into acetic acid की concentration upon
एसीटेट आयन की कंसेंट्रेशन। इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log of salt concentration upon acid concentration, acetate ion concentration upon acetic acid concentration। ये pH का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जैसे अपन अभी लिखा था कि दिस इज pKa प्लस सॉल्ट की कंसेंट्रेशन वाज C2, so this is going to be plus log of C2 by C1, and if C1 C2 are equal then pH is equal to pKa। जो pH होगा वो pKa के बराबर आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप नाम पढ़ेंगे तो ये हेंडरसन इक्वेशन करके लिखा होता है। दिस इक्वेशन इज सेड टू बी हेंडरसन इक्वेशन। pH equal to pKa plus log of salt upon acid। तो जो मैंने न्यूमेरिकल बनाया था उसमें सॉल्ट और एसिड की कंसेंट्रेशन बराबर बराबर आती 0.5 तो इसका pH कितना आ जाता pKa के बराबर। तो इसके pH की वैल्यू हो जाती 5 माइनस log 2 4.7, तो 4.7 इसका pH सर इस क्वेश्चन में जो आपने दिया है इसमें अल्फा 0.1 से कम ही आएगा? आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप तो खुद ही देख लो कि एसिटिक एसिड 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन वाला होता, अकेला एसिटिक एसिड होता, तो अल्फा कितना आता है? तो उस समय अल्फा 0.1 से कम आता है। उस समय ही अल्फा अगर 0.1 से कम है तो इस एसीटेट आयन की प्रेजेंस में तो अल्फा और भी कम आ जाएगा, नेग्लिजिबल आएगा डेफिनेटली। सर तो C1 इंटू अल्फा भी इग्नोर कर देंगे। CH3COH की कंसेंट्रेशन, एसिड की कंसेंट्रेशन C1 और सॉल्ट एसीटेट आयन की कंसेंट्रेशन C2। तो फॉर्मूला ये होता है, द फॉर्मूला फॉर pH ऑफ ए बफर सॉल्यूशन इज दिस। सर ये एसिडिक बफर के लिए आना हुआ, ये एसिडिक बफर के लिए, एसिडिक बफर, हाँ एसिडिक बफर के लिए ये pH का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मैंने जो अभी क्वेश्चन दिया था न्यूमेरिकल, उसमें अपने पास कितना आएगा इन लेट्स से गिवन क्वेश्चन, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं तो अपने पास आएगा pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ दिस 0.5 मिलीमोल अपॉन 0.5 मिलीमोल। वैसे 0.5 इसकी कंसेंट्रेशन नहीं है, ठीक है, 0.5 तो मिलीमोल है, लेकिन वॉल्यूम तो बराबर है, ठीक है, 20 ml से डिवाइड होगा तो वो तो अल्टीमेटली 1 आने वाला है। तो pH कितना आ गया pKa के बराबर। pH की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस log 2 के बराबर, दैट इज 4.7। प्रीवियस पेज, ओके। कंसेंट्रेशन अगर अलग अलग होती तो, बाकी तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो 0.5 ही है, सेम है, अलग अलग नहीं है। सर हम इसमें हाइड्रोलिसिस की लिमिट लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलो कि आपने सर एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन इनटू एसीटेट एंड H+E क्यों लिखा, इसके बजाय आपने उल्टा एसीटेट आयन का हाइड्रोलिसिस इनटू एसिटिक एसिड एंड OH- क्यों नहीं लिखा, वो भी लिख सकते हैं, दोनों होंगे। उसमें 1/K मानना पड़ जाएगा बस। 1/K नहीं होगा, वो KW/K होगा। KH ऑफ एसीटेट क्या होगा, KW/K। अब मुझे मालूम है Ka कितना है 2 × 10⁻⁵, तो KH कितना होगा 5 × 10⁻⁻10। अब K 10⁻⁵ की रेंज का है, KH 10⁻⁻10 की रेंज का है, तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा या एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा होगा। तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन हाइड्रोलिसिस से ज्यादा होगा, तो आपने डिसोसिएशन लिख लिया, ठीक है। और उसमें भी अपन ने बोला कि एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसमें भी काफी कम आ रहा है, तो वो भी बहुत कम हुआ। इसलिए अपन ने बोला कि अगर दोनों बराबर बराबर मात्रा में होते हैं तो ना तो जो एसिटिक एसिड है वो डिसोसिएट कर पाएगा और ना जो एसीटेट आयन है वो हाइड्रोलाइज कर पाएगा। बफर के लिए यही होती है कंडीशन। बफर सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तब बनता है जब उसमें सॉल्ट और एसिड कंपैरेबल अमाउंट में हो, तो अच्छा बफर सोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि मैं बोलूं कि मैं एसिटिक एसिड तो बहुत कम मिलाऊंगा,
ज़्यादातर सोडियम एसीटेट होगा, तो फिर वो एक तरह से सॉल्ट सोल्यूशन जैसा ज़्यादा बिहेव करेगा। सोडियम एसीटेट का सोल्यूशन हो गया। अगर मैंने एस्टिक एसिड ज़्यादा मात्रा में लिया और सोडियम एसीटेट बहुत कम मात्रा में लिया, तो वो फिर वीक एसिड के सोल्यूशन जैसा ज़्यादा बिहेव करेगा। पेज नंबर 3, log 2 कैसे आया? log 2 कैसे आया? सब जानते हैं log 2 कैसे आता है? 4.6 होगा ना सर? log 2 0.3 होता है, 5 में से 0.3 कम करते हैं तो 4.7 बचता है। ओके, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब जैसे इसका अपन बोले कि अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको बताता हूँ, ठीक है? अब अपन जैसे इसमें कंपैरिजन करें कि भाई पीएच कम चेंज कर रहा है, कैसे आप बता पा रहे हो, कैसे बोल रहे हो? तो अपन 3 सॉल्यूशंस लेते हैं, ठीक है? एक तो अपन क्या कर लेते हैं कि लेट्स से वी हैव 0.1 मोलर acetic acid. We have 0.1 molar acetic acid plus 0.1 molar sodium acetate. और तीसरा सोल्यूशन पे पास मान लेते हैं, वी हैव 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट। These 3 solutions are given to us. ये 3 solution अपन को दे रखे हैं। Into each of these solutions we add, अपन ऐड कर लेते हैं 0.01 moles of H plus और HCl। सर अलग से ना सबको? हाँ, तीनों अलग अलग हैं। तीनों में अपन ने क्या किया, 0.01 मोल HCl ऐड किया। तो we add 0.01 मोल HCl of HCl in each of these 3। इन तीनों में ही अपन ने इतना HCl ऐड कर दिया, ठीक है? इसमें अपन को डेटा क्या चाहिए होगा, तो अपन को मालूम है कि Ka ऑफ एसिटिक एसिड रिक्वायर्ड होगा, जो अपन 2 × 10⁻⁵ के बराबर होता है, जानते ही हैं। अब निकालते हैं कि तीनों में से किसके पीएच में ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है? ये पहला सोल्यूशन, ये दूसरा सोल्यूशन, ये तीसरा सोल्यूशन। तो फर्स्ट सोल्यूशन की बात करें कि इसका इनिशियल पीएच कितने के बराबर है। फर्स्ट सोल्यूशन का इनिशियल पीएच, ठीक है? अब मुझे ऐसे इसमें ये भी देना चाहिए था कि इनका अमाउंट कितना कितना है, मैंने ये सिर्फ कंसंट्रेशन लिखी है, ठीक है? तो लेट अस टेक कि इनका अपन 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर ईच। तो वी ऐड दिस मच ऑफ HCl इन ईच ऑफ दीज 3 इन 1 लीटर वॉल्यूम। तीनों के 1 लीटर में अपन ने इतना HCl ऐड किया। अब पहले वाले सोल्यूशन का इनिशियल पीएच कितना है, तो उनको मालूम है कि ये तो एक वीक एसिड का सोल्यूशन है, उसके पीएच के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, pH = ½ pK - log C। पढ़ा हुआ है अपन ने। तो इसका pH कितना होगा इनिशियली, ½ pK, दैट इज 4.7 माइनस log C, दैट इज +1, 5.7/2, so that is equal to 2.75। सर 85 ओके, सॉरी 2.85 बिल्कुल, ये इसका इनिशियल पीएच है। अब मैंने इसमें क्या किया है, 0.01 मोल HCl ऐड किया है, ठीक है? तो उसके बाद इसमें चेंज क्या आएगा कि जो एसिटिक एसिड है, ये HCl के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो अपन बोल सकते हैं कि एसिटिक एसिड HCl के साथ भले ही रिएक्ट ना करे, लेकिन जो एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इतने H+ पहले से ही मौजूद हैं, उसके कारण घट जाएगा, बैकवर्ड शिफ्टेड होगा। तो ये एसिटिक एसिड कितना है अपने पास, 0.1 मोलर है। अब इसमें से बोलेंगे कि 0.1 × 1 माइनस अल्फा, इसका नया अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कितने के इक्वल, 0.1 × अल्फा, और ये 0.01 प्लस 0.1 × अल्फा। ऐसे अपन पीएच कैलकुलेट करेंगे। ये क्या हो गया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का पीएच हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इतना H+ आयन वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? एसिटिक एसिड थोड़ा बहुत डिसोसिएट करके H+ की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा देगा। और हमको पहले से ही मालूम है कि अल्फा तो 1 के कंपैरिजन में पहले ही नेग्लिजिबल था। अल्फा कितना होगा, अकेले एसिटिक एसिड में अल्फा अपन को मालूम है √K/C।
तो रूट ऑफ 2 into 10 is power minus 5 by 10 is power minus 1, that is root 2 into 10 is power minus 2, वो अकेले में था। इस समय तो उससे भी कम आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 0.1 इंटू अल्फा की वैल्यू, तो ये डेफिनेटली इसके 10% से तो कम आने वाली है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जो pH की वैल्यू आई वो कितने के इक्वल हो जाएगी कि pH तो इतना ही हो गया फिर तो दिस pH इज कमिंग आउट टू बी 2। कोई बोले कि हो सकता है सर कि ये नेग्लिजिबल ना हो, तो एक बार कैलकुलेशन करके देख लें क्या? तो देख लेते हैं। ये तो अपन को मालूम है कि अल्फा 1 के कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल होगा ही, एक बार के लिए 0.01 के कंपैरिजन में हो सकता है 0.1 इंटू अल्फा, हो सकता है कि ना हो नेग्लिजिबल, पॉसिबिलिटी। तो अपन चाहे तो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अगर मैं कैलकुलेशन करके देखूंगा तो आएगा कि 2 into 10 raised to power minus 5 is equal to 0.1 into alpha into multiplied by 0.01 plus 0.1 into alpha upon 0.1। ये इक्वेशन बनेगी अगर कैलकुलेशन की बात करेंगे अपन तो, ठीक है। इसमें 0.1 से मैं 0.1 जो है वो कैंसिल कर लेता हूँ, ये वाला 0.1 ये वाला 0.1 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड। 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, ये दिस इज 2 into 10 raised to power minus 3 is equal to 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद दिस इज अल्फा into 1 plus 10 अल्फा, ये बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी बन रही है कितना, 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 into 10 raised to power minus 3 equal to 0। आई थिंक सही किया है, कैलकुलेशन देखते चले कहीं कोई गड़बड़ ना लगे अपन को। अल्फा -1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 8 into 10 raised to power minus कितना 2, ठीक है, अपॉन 20, ऐसे होगा। इतने के इक्वल। अब इसमें अपन देख सकते हैं कि ये कितना है, 1 प्लस 1.08 1.08 का रूट, ठीक है, -1 अपॉन 1.08 का रूट कितना आएगा सर ऐसे भी तो 0.04 0.08 1% 1.04 ऑफ 1 से भी कम है। हाँ 1.04 मान लेते हैं, 1.04 भी माना तो ये कितना हो जाएगा 0.04 अपॉन 0.4 ठीक है, 0.04 अपॉन 20, 0.04 अपॉन 20 भी क्या हुआ 0.004 बाई 2, 0.002, तो अल्फा आया 0.002। अल्फा 0.002 अगर है तो ये 0.1 इंटू अल्फा, इसका अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो ये कितना आएगा 0.002, तो ये आ जाएगा 2 into 10 raised to power minus 4। तो आपने इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया है। तो जो सर एक बार negligible बता सकते कि सर डायरेक्ट pH 2 कैसे लिख दिया आपने? इसलिए क्योंकि 0.1 इंटू अल्फा, मैं बोल रहा हूँ कि 0.01 के कंपैरिजन में कम ही आएगा, क्योंकि मुझे एस्टिक एसिड सर का वो समझ अल्फा, गया सर। हाँ सर बट pH 2 कहाँ से आ गया मतलब? मैंने बोला कि एस्टिक एसिड का अल्फा, अगर पीएच कहाँ से 2 आ गया, अगर ये नेग्लिजिबल है तो ये कितना आया 10 ओके power सर, -2, हाँ 10 to minus 2, यस सर समझ गया। पीएच विदाउट 2 आएगा फिर तो। यस सर वो थोड़ा ध्यान नहीं करते। हाँ ठीक है। अब इसके पीएच में चेंज कितना आया, 0.85 यूनिट का चेंज आया इसके पीएच में। पहले सॉल्यूशन के पीएच में चेंज 0.85 यूनिट का है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस HCl, राइट। अब मैं बात करता हूं कि जो सेकंड सॉल्यूशन है इसमें कितना पीएच में चेंज आएगा, लेट अस कैलकुलेट दिस। तो नहीं आ रहा जब बात है। पेज 2 पेज 3 दिखा दीजिए। C1 इंटू अल्फा क्यों इग्नोर किया, ये सब दिख रहा है कैलकुलेशन करके। ये तो सब कर चुके हैं सर पहले। हाँ ये ये सब क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, वही रिपीटेशन ही है, नथिंग न्यू। ऐसा नहीं है कि अपन कुछ नया कर रहे हैं, पहले से अपन को मालूम है। हाँ सेकंड सॉल्यूशन का पीएच अपन देखते हैं।
तो सेकंड सोल्यूशन का पीएच है अपने पास, पहले इसका इनिशियल पीएच। तो व्हाट इज इनिशियल पीएच ऑफ दिस सेकंड सोल्यूशन? तो अपन कॉलम है, ये तो हेंडरसन इक्वेशन के हिसाब से पीके के बराबर होगा। दैट मींस कि 4.7 के बराबर होगा। अब इसमें कौन है? एस्टिक एसिड है, सोडियम एसीटेट है। तो आप क्या करोगे कि जो आपने 0.01 मोल HCl ऐड किया है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि ये जो एसीटेट आयन आपके पास सोल्यूशन में है दैट विल रिएक्ट विद एडेड H+ आयन। तो H+ आयन से रिएक्ट करके अपने आप को एसिड बेस रिएक्शन के हिसाब से अपने आप को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। T = 0 अपन बोले कि शुरुआत में क्या है? तो शुरुआत में इसके 0.1 मोल है, इसके 0.1 मोल है और इसके आपने 0.01 मोल ऐड किए हैं। एसिड बेस रिएक्शन है, 100% कंप्लीट होगा। कोई बोले कि सर 100% क्यों? क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो डेफिनेटली 1/K है। 1/K अगर मैं देखूंगा तो 1/2 × 10⁻⁻5 दैट इज 5 × 10⁻+4 50,000 तो रिएक्शन तो 100% कंप्लीट होगा। तो आप बोलोगे कि इक्विलिब्रियम पे ये कितना बचेगा? पॉइंट कितना बचेगा? 1 में से 0.01 कम कर लूंगा तो 0.09 ये कितना बन जाएगा? 0.11। अब एक तरह से ये बफर ही है, लेकिन इस बफर में वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस बराबर मात्रा में नहीं है। तो इसका पीएच अगर मैं हेंडरसन इक्वेशन के हिसाब से ही निकालूं तो वो कितने के इक्वल आएगा? pKa प्लस log of salt concentration upon acid concentration। कितना? तो ये कितने के इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू 4.7 प्लस log of 0.09 और आई कैन राइट की प्लस log of 9/11। तो व्हाट इज चेंज इन पीएच? कि पीएच में कितना डिक्रीज आया? तो जो डिक्रीज आया दैट इज इक्वल टू दिस मच। कितना पीएच में डिक्रीज आया? पीएच डिक्रीज तो करना ही था, तो डिक्रीज विल बी इक्वल टू दिस। अब ये आप डिक्रीज अगर निकालोगे तो ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि माइनस लगा देता हूँ। डिक्रीज लगा के लिखूंगा तो मैं चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि इसको मैं 9/11 की जगह 11/9 करके लिख देता हूँ। अब 11/9 तो लगभग कितना होगा? 1.18 के आसपास होगा। इसका लॉग 1 के आसपास की कोई क्वांटिटी है, उसका लॉग तो लगभग 0 के आसपास आने वाला है। चेंज इन पीएच विल बी ऑलमोस्ट 0। आई एम नॉट सेइंग 0, चेंज इन पीएच इज दिस 0.09 के अप्रोक्स आएगा। हाँ, आपने जैसे मान लिया तो 0.09 ये पीएच में चेंज आया। उतना ही HCl मैंने एस्टिक एसिड में मिलाया था, उस वाले केस में पीएच में 0.85 यूनिट का डिक्रीज आ गया था। इस वाले केस में 0.09 यूनिट का डिक्रीज आया। अब यही काम अगर अपन ये बोलें कि जो सोडियम एसीटेट का सोल्यूशन है उसमें भी उतना ही HCl मिला रहे हैं अपन, अब देखते हैं कि उसके पीएच में कितना चेंज आ रहा है। तो पहली बात तो जो सोडियम एसीटेट का 0.1 मोलर सोल्यूशन था उसका पीएच इनिशियली कितना था? तो अपन को मालूम है कि दैट इज अ सॉल्ट सोल्यूशन जिसमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो ऐसे केस में पीएच की वैल्यू कितने के इक्वल आएगी? तो पीएच का फॉर्मूला होगा हाफ pKw, ठीक है, प्लस pKa प्लस log C। ये होता है फॉर्मूला जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब इसमें pKw कितने के इक्वल? तो अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाफ pKw is equal to 14, pKa is 4.7 and log C is -1. So this is 17.7/2. So this is 17.7/2. That is coming out to be 8.85. ये इसका इनिशियल पीएच है। पेज 4 में पीएच इनिशियल कैसे लिखा? पीएच इनिशियल कैसे लिखा? पेज 4 इनिशियल पीएच ये वाला 2.85। पेज 4 नहीं है ये तो पेज 4 है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ये सब जानते हैं। ओके, सो दिस इज इनिशियल पीएच। ये इनिशियल पीएच है किसका? सॉल्ट सॉल्यूशन का। इसमें आपने क्या किया है?
इसमें आपने 0.01 मोल HCl मिलाया, तो HCl क्या करेगा, सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसका अपन रिएक्शन करा देते हैं। जो रिएक्शन होगा, that reaction is going to be what, कि this is acetate ion will react with H plus to give us acetic acid। ये अपन बोल सकते हैं इसका 0.1 मोल है, इसका 0.01 मोल, ये इनिशियली मैं 0 बोल देता हूँ, या थोड़ा बहुत मात्रा में था वैसे तो वो, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस। अगर मैं रिएक्शन को 100% कंप्लीट मानूं तो ये 0.09, ये 0 और ये 0.01। ये भी देखा जाए तो एक टाइप का बफर जैसा ही हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बफर में दोनों स्पीसीज इक्विवेलेंट कंसेंट्रेशन में नहीं है, दोनों में कंसेंट्रेशन में काफी अंतर है, ये ज्यादा मात्रा में है, वो कम मात्रा में है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो pH आएगा, अगर मैं इसका pH बफर वाली इक्वेशन का यूज करके ही लिखूं तो आई कैन राइट कि दिस pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 0.09, एसिड की, तो अब इसका जो pH आ रहा है वो कितने के इक्वल, 4.7, एंड प्लस दिस इज इक्वल टू हाउ मच, log 9, log 9 is 2 times 0.48, log 3 is approximately 0.48, ठीक है, ये इतने के इक्वल आ गया, तो 0.96, so this is coming out to be how much, 4.7 plus 0.96, 5. सर हमने इसमें बफर वाला क्यों लगा लिया फॉर्मूला? अब इसमें अपन बोले कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन दोनों उस तरीके के अमाउंट में नहीं है। इसमें अपन बोले कि ये दोनों इक्विवेलेंट अमाउंट में नहीं है, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन हुआ। अपन बोले कि नहीं, इस अप्रोक्सीमेशन से नहीं करना चाहिए अपन को, और इसके हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम का, तो ये रिएक्शन तो मैंने 100% कंप्लीट मान ली थी, ये तो 100% कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। और अपन चाहे तो ये कर सकते थे कि आप इसको सॉल्ट सोल्यूशन की तरह से ट्रीट करो मेनली, क्योंकि इसमें सॉल्ट ज्यादा है और वीक एसिड कम है। तो आप क्या करोगे कि जो सोडियम एसीटेट है उसका मैं हाइड्रोलिसिस वाला इक्विलिब्रियम, मेन इक्विलिब्रियम मान करके ये प्लस OH माइनस, और T इक्वल टू 0 पर कितना, इसका कंसेंट्रेशन 0.09 लो, इसका कंसेंट्रेशन 0.01 लो, और इसको हाइड्रोलाइज कराओ 1 माइनस H, एंड ये 0.01 प्लस 0.09 into H, and this is 0.09 into H, कि आप ऐसा करो, ठीक है। यही आई थिंक ऑब्जेक्शन था कि आपने इसको बफर क्यों माना। बफर में ऐसे तो क्या होता है, वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों होते हैं, इसमें दोनों आ रहे थे। हाँ, ये बात अलग है कि सॉल्ट ज्यादा मात्रा में था और एसिड कम मात्रा में था। सर मतलब कभी भी, लेकिन आप इससे भी कैलकुलेट करोगे ना, आप करो कैलकुलेशन, आपको मालूम है कि इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना होगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH कितना होगा, KW अपॉन K, तो वो कितने के इक्वल आएगा, 5 into 10⁻⁻10, ठीक है। अब अगर मैं ये निकालता कि अगर ये एसिटिक एसिड नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में H निकालता तो वो आता √KH/C। √KH/C के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा कि इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना आएगा, तो वो भी आप देख सकते हो कि 5 into 10⁻10 अपॉन 0.09, 5/9 into 10⁻⁻8, ठीक है। तो वो भी 10⁻⁻4 की रेंज में आ रहा है। 10⁻⁻4 की रेंज में मतलब नेग्लिजिबल हुआ, तो आपने बोला कि ये तो टेंडिंग टू 0। अब ये H कितना है, 10⁻⁴ से मल्टीप्लिकेशन, और ये 0.09, तो ये भी क्या, टेंडिंग टू 0। सर कभी भी मतलब कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस दिखा तो हमें बफर सॉल्यूशन की इक्वेशन मतलब फार्मूला तो लगाना बफर है। ही आ जाएगा ओके अमाउंट में। अगर ऐसा होता कि ये बहुत ही कम होता, ठीक है, इसके कंपैरिजन अभी क्या है 1:9 का रेशियो है, अगर रेशियो 1:100 टाइप का होता तो फिर आप उसको निग्लेक्ट कर देते कि ये 100 टाइम्स ज्यादा है उससे, तो फिर ये मेनली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टाइप की इक्वेशन का यूज करके अपन निकाल सकते थे। है कैलकुलेशन सी, लॉजिक केवल वही है, बस अपन को समझना है कि ये बफर जैसी कंपोजिशन हो गई तो उसके हिसाब से pH जो है वो 5.68 आया। अब इसके सॉल्यूशन, इसके pH में कितना चेंज आया,
पहले कितना था? 8.85 8.85 8.85 और अब कितना है? 5.68। तो देयर इज अ ह्यूज चेंज इन पीएच। बेसिक्स एसिडिक हो गया। हाँ, तो अपन देख सकते हैं कि देयर इज अ मेजर चेंज इन द पीएच इफ इट इज बफर, लेकिन ये बफर है ही नहीं इफेक्टिव पहले, और ये अब बफर है। आप बोलो कि मेजर चेंज इन पीएच आ गया, ये बफर है, ये अब जाके बफर है जब आपने एसिड मिला दिया, पहले बफर थोड़ी था ये। थर्ड सोल्यूशन तो पहले क्या था? सोडियम एसीटेट का सोल्यूशन था। अब इसमें ठीक है, तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट दोनों हो गए, अब इसलिए बफर बन गया नहीं। अब ये बफर बन गया है, नाउ दिस इज बफर। ठीक है, अब जब अपन आयनिक एडवांस्ड पढ़ेंगे ना, तो वहां पे अपन ये भी जानेंगे कि किस कंपोजिशन पर सबसे इफेक्टिव बफर बनता है। तो आपको निकल के आएगा कि व्हेन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस आर प्रेजेंट इन इक्विवेलेंट अमाउंट, देन बफर कम्स आउट टू बी मोस्ट इफेक्टिव। वो सबसे इफेक्टिव आता है उस केस में। ठीक है, उसको अपन बफर कैपेसिटी के नाम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट्स विल बी अ डिफरेंट नंबर, लेकिन वो चूंकि अपने आयनिक एडवांस्ड की शीट में है तो उसको मैं वहीं पर डील करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन को क्लियरली ये आइडिया लग गया कि भाई जो बफर टाइप का सोल्यूशन होता है वो अपने पीएच चेंज को रजिस्ट करता है, वो अपने पीएच को कम चेंज होने देता है। ठीक है, वीक एसिड का सोल्यूशन वो पीएच चेंज को उतना रजिस्ट नहीं कर पाएगा। सॉल्ट सोल्यूशन वो अपने पीएच चेंज को उतना रजिस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बफर सोल्यूशन होगा वो अपने पीएच चेंज को रजिस्ट करेगा, पीएच को कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब इनका यूज क्या होता है? तो कई जगह अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में भी क्या होता है, एक कांस्टेंट पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा हो कि भाई स्टमक में जब खाना वगैरह डाइजेशन वगैरह होता है तो उस समय एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन करके रखा जाता है। कई टाइप की एंजाइमिक एक्टिविटीज हैं, एंजाइम्स जो है एक पर्टिकुलर पीएच पर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बफर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और तो कई ब्लड में भी होगा केमिकल ना फिर? रिएक्शंस में भी पीएच को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां सर पे बफर पानी के प्रैक्टिकल यूज हैं। सर हाँ, पानी डालने से सर एसिड का सर पीएच चेंज हो सकता है ना? पानी डालने से, सर ज्यादा डाइल्यूट डाइल्यूशन करने ही से तो हो गया। हाँ, सर आपने अगर डाइल्यूट हो ज्यादा ही गया। थोड़ा बहुत चेंज करेगा, आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया तो उस केस में पीएच में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वही बोल रहे हैं कि भाई छोटा मोटा एसिड मिलाने से, छोटा मोटा बेस मिलाने से, छोटा मोटा क्या, छोटा मोटा से मतलब यही है कि आपके पास 0.1 मोलर एसिटेट था और आपने क्या किया, HCl ही 0.1 मोल मिला दिया, तो वो अब उसकी जो कंपोजिशन है बफर में, जितने वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस मौजूद हैं उससे ज्यादा मात्रा में अगर मैं H+ मिला दूंगा, बफर कहाँ रहेगा? तो अपन बोल रहे हैं इसलिए छोटा मोटा मतलब कम, मतलब ये हुआ कि जो बफर की कंपोजिशन है, बफर में जितने मिलीमोल्स मौजूद हैं, जो कंपोनेंट स्पीसीज है, उनके मिलीमोल के कंपैरिजन में एडेड मिलीमोल की संख्या कम होनी चाहिए, तो वो पीएच चेंज को रजिस्ट कर पाएगा। सर उसको 10% के लगभग मान सकते हैं? हाँ, मतलब 10% से भी कम अपन को ऐड करना है जिससे कि पीएच में चेंज नेग्लिजिबल आए। बिल्कुल। तो ये तो हो गया एसिडिक टाइप का बफर। इसी टाइप से अपन बोल सकते हैं कि जो अपना बेसिक टाइप का बफर होगा, एग्जांपल क्या हो सकता है बेसिक टाइप के बफर का, जो अपन सबसे कॉमन एग्जांपल लेते भी हैं कि अपन अमोनिया, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, दिस विल बी अ बफर सॉल्यूशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, इसके पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा? इसके पीओएच का फॉर्मूला होगा पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। जो एसिडिक बफर के पीएच का फॉर्मूला था वही का वही फॉर्मूला इसके लिए पीओएच का फॉर्मूला बन जाएगा। पीकेबी, अमोनिया का पीकेबी प्लस सॉल्ट, लॉग ऑफ सॉल्ट मतलब अमोनियम क्लोराइड का कंसेंट्रेशन अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसेंट्रेशन। तो इस तरह के बेसिक बफर के पीओएच का फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन देखें कि और बफर की तरह से कौन एक्ट करता है, तो जैसा आपकी तरफ से सजेशन आया था कि जो इस तरह के सॉल्ट होंगे, जो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट हों, इस तरह के सॉल्ट्स का जो पीएच होता है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था? पीएच इज इक्वल टू हाफ पीकेडब्ल्यू और क्या प्लस
pKa माइनस pKb। इसको सॉल्ट बफर बोल सकते हैं। हाँ, इसको सॉल्ट बफर बोल सकते हैं नाम के लिए। इतना इफेक्टिव बफर नहीं होता। बफर की तरह से अगर मुझे किसी सोल्यूशन को यूज करना है तो मैं इसको जनरली यूज नहीं करता। मैं एसिडिक बफर या बेसिक बफर टाइप के सोल्यूशन तो का इसमें यूज पहले ही करूंगा। फॉर्मेशन का रेट मतलब बहुत कम होता है एसिड और बेस का, हाँ, इसलिए वही इसमें पहले से ही क्या है, हाइड्रोलिसिस इसका भी कम होगा, इसका भी कम होगा, एसीटेट आयन भी है, अमोनियम आयन भी है। अगर मैं थोड़ा बहुत एसिड मिलाऊंगा तो ये कंज्यूम कर लेगा, थोड़ा बहुत बेस मिलाऊंगा ये कंज्यूम कर लेगा, और पीएच में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये भी बफर की तरह से अपन ट्रीट कर सकते हैं। बट दिस टाइप ऑफ बफर, सॉल्ट बफर सोल्यूशन, इज नॉट इफेक्टिव बफर। इसको इतना इफेक्टिव बफर नहीं बोला जाता। इसका कम यूज करते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं, ऐसे आप ये मान सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया बफर। बफर के बाद फिर जो अपना नेक्स्ट सर कब यूज करना है सर ये बता दीजिए, तो सवाल आएगा तो उधर दिमाग लग जाएगा। इसका हाँ यूज सर, नहीं इसका करना है। तो यूज नहीं सर, बस इसका बता दिया आपने। हाँ, सॉल्ट बफर सोल्यूशन का यूज अपन जनरली बफर की तरह से नहीं करते हैं। बफर तो क्वेश्चन में दिया ही होगा ना। हाँ, हमें लिखा रहेगा सोचना वो थोड़ा। तो, या कंपोजिशन देख करके मालूम चल जाएगा अपन को कि भाई ये बफर यस सोल्यूशन सर, है नहीं है। ओके सर। सर ठीक लास्ट है, क्वेश्चन में HCl डालने के बाद भी 0.96 pH बढ़ रहा है, उसे समझ में नहीं आया सर, ऐसा कैसे हो गया? 0.96 pH कौन से वाले बढ़ क्वेश्चन में? बढ़ रहा है सर, लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। थर्ड वाला पार्ट जो था, HCl डालने के बाद पीएच बढ़ रहा है, बढ़ कहाँ रहा है, घट रहा है। पहले पीएच कितना था? 8.85, सॉरी सर, गलती से देखी। अब 5.68 आया HCl डालने पर। ठीक है, अब जो आयनिक का ये वाला सेकंड पार्ट था अपना बफर सॉल्यूशंस के बारे में, ये अपना कंप्लीट हो गया है। आयनिक का जो एक लास्ट पार्ट है, दैट इज अबाउट सॉल्ट्स के बारे में, पार्ट 3। ठीक है, तो एलिमेंट्री आयनिक में ही पार्ट 3, आयनिक पार्ट 3 इज अबाउट पार्ट 2 पूरा हो गया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हाँ, इतना ही है। ये इसलिए इतना कर रहा हूं मैं क्योंकि जो एलिमेंट्री वाला अपना आयनिक का शीट है ना, वो जेई मेन के काम की शीट है। ठीक है, उसमें एडवांस्ड वाले क्वेश्चंस बहुत ही कम है, बहुत कम पूछे जाते हैं। हाँ, है ही नहीं। ठीक है, तो आप ये मान लो कि आयनिक, एलिमेंट्री आयनिक जो है वो मेनली जेई मेन के लिए बनाया गया है। जेई मेन के क्वेश्चंस आप इतने पार्ट से कर सकते हो। जो एडवांस्ड वाला अपना आयनिक का शीट है उसमें फिर जो एडवांस्ड के क्वेश्चंस हैं वो वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बस नाम अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि बफर इसको कहते हैं। इस तरह से अपन को सिंपल वीक एसिड सोल्यूशन का पीएच या स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन का पीएच इस तरह से कैलकुलेट करना है, तो एक आइडिया लग गया। बाकी फिर अपन जो एडवांस्ड वाली शीट करेंगे उसमें अपन और कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, कैलकुलेशन वाइज भी कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो भी एक छोटा सा पार्ट है। हाँ, ये है आयनिक पार्ट 3 अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? स्पेशली जो थोड़े से लेस सॉल्युबल टाइप के सॉल्ट होते हैं। तो जैसे कोई अपने पास सॉल्ट है AXBY, ठीक है, इफ दिस सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसको आपने पानी में डिसॉल्व कर लिया, अगर ये बहुत कम मात्रा में सॉल्युबल है तो क्या रहेगा कि दिस इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इट्स इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड अमाउंट एंड दिस dissolved amount. अपन ने पहले बोला भी था कि सॉल्ट्स आर 100% डिसोसिएटेड। तो कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व करते हैं। जैसे आपने, वैसे अपन ने देखा होगा कुछ ज्यादा डिसॉल्व करने वाले सॉल्ट भी हैं। आपने अगर उसमें नमक में बहुत ज्यादा पानी में बहुत ज्यादा नमक डाल दिया तो नमक क्या होगा, नीचे तली में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे तली में बैठा हुआ नमक है वो तो ये वाला है जो कि सॉलिड स्टेट में है, और जो ये वाला नमक है वो आइंस के फॉर्म में डिसॉल्व्ड स्टेट में है। तो ठीक है, तो सॉल्ट वाटर में क्या होगा, सॉल्ट वाटर में अगर सॉल्ट ज्यादा मात्रा में है तो वो सॉल्युबल अनसॉल्युबल स्टेट में, इनसॉल्युबल स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नीचे बैठा रहेगा, और जो डिसॉल्व्ड स्टेट वाला पार्ट है वो आइंस के फॉर्म में सोल्यूशन में आ जाएगा। तो इसमें Na+ आइंस, Cl- आइंस टाइप से रहेगा। तो ये हो गए आइंस जो कि डिसॉल्व्ड स्टेट में है, एंड दिस इज गोइंग टू बी दी प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो कोई भी सॉल्ट जब पानी में घोला जाएगा तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल गेट एस्टैब्लिश्ड। अगर आप सॉल्ट बहुत कम मात्रा में घोलते हो तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है, बहुत कम मात्रा में, तो पूरा का पूरा डिसॉल्व स्टेट में आ जाएगा। उसको अपन कह सकते हैं दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड दिस इज लाइक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब इस रिएक्शन में भी क्या होगा, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये तो चूंकि प्योर सॉल्ट है, प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन तो के इक्विलिब्रियम में आएगी नहीं। तो जो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसमें केवल इन आयंस की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स वो आ जाएगा अपने पास। इसलिए जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी के इक्विलिब्रियम इज ए वाई प्लस की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर x इनटू बी एक्स माइनस की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर y। सर हाँ सर वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो सर, लास्ट में आपने वो सैचुरेशन वाला पॉइंट क्या कहा वो बता दीजिए एक बार। जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा किसी सॉल्ट का, उसमें सॉलिड स्टेट में ये सॉल्ट नहीं रहेगा, पूरा का पूरा डिसॉल्व स्टेट में रहेगा। और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें ये वाला पार्ट भी रहेगा, सॉलिड स्टेट में कुछ नीचे प्रेसिपिटेट जो है वो जमा रहेगा। तो सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। अनसैचुरेटेड वाले में ये इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं क्योंकि ये वाला अमाउंट ही जीरो है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर आप इन आयंस की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालोगे, दैट विल नॉट बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ। इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, तो इसमें जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुकी है, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। जबकि अनसैचुरेटेड वाले केस में क्या होगा, जो भी आप ये क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे उसमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम टर्म लिखोगे नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव अस के इक्विलिब्रियम, उससे के इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। उसको अपन चाहे तो आयनिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं, तो इसको बोला जाता है के आई पी, आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए आयन की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर x इनटू बी आयन की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर y। बट यहाँ पे सबस्क्रिप्ट इक्विलिब्रियम सबस्क्रिप्ट यहाँ पे अपन यूज नहीं करेंगे, और इक्विलिब्रियम पे जो इनकी कंसंट्रेशन होगी उसका यूज करके अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा वो के इक्विलिब्रियम होगा। इस के इक्विलिब्रियम को नाम दिया जाता है, दिस इज के कॉल्ड आई पी कब लिखेंगे हम? के एच पी। के आई पी है आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट अरे क्यूपी जैसा हो गया ना, जैसे क्यूसी क्यू हो गया, इसको आप क्यू बोलो, दिस इज क्यू, रिएक्शन क्वोशिएंट। KSP is K equilibrium of this particular reaction. Saturated salt solution में ions की concentration raised to power stoichiometric coefficients का product is K equilibrium, that is called KSP. KSP का नाम होता है solubility product of the salt. इसका नाम है solubility product. और इसका नाम है ionic product. सर के आई पी हम किसी भी बीच मिड इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, मतलब जब एस्टेब्लिश नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो आप Q किसी भी रिएक्शन का निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसी टाइप से KIP आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं है तब भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इस हिसाब से अपन Q और KSP, अगर Q बराबर KSP हो जाए, KIP बराबर KSP हो जाए, तो दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। तो हम लोग Q और K मालूम है कि इक्विलिब्रियम है, Q और K बराबर है। तो अगर Q ज्यादा है, Q ज्यादा कब होगा, जब आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, तो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। और अगर Q कम है दैट मीन्स कि फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस और डिसॉल्व करेगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। इसका जो एक्सप्रेशन है, अब आयंस की कितनी कितनी कंसंट्रेशन होगी वो अपन लिखते हैं सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी के टर्म में। तो जो मैंने ये लिखा सॉल्ट, दिस सॉल्ट इज AXBY solid, this is in equilibrium with this cation of the salt and this anion of the salt। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S के बराबर है तो ये X टाइम्स S बनेगा, ये Y टाइम्स S बनेगा। S इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी,
सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया पर लीटर ये कितना डिसॉल्व करता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। लक्ष्य खेतान, ऑफलाइन में कितने बच्चे हैं? अराउंड 20 के आसपास हैं बच्चे, कम ज़्यादा होते रहते हैं, कभी कोई ऑफलाइन, सॉरी हाँ, कभी 20, कभी 15, कभी अपने रूम पे बैठ के कर लेते हैं। यही होता है ना, जब चॉइस होती है अपने पास कि ऑनलाइन करूं कि ऑफलाइन करूं, तो फिर अपना मन जो है वो कर जाता है कि आज तो ऑनलाइन कर लेते हैं, ठीक है, लेटे लेटे आराम से पढ़ते रहेंगे। और नहीं होता ही है खैर, इसलिए तो ये होता है कि जब भी चॉइस होती है ना तो कभी सिंसियरली पढ़ाई नहीं हो पाती है। पढ़ाई तो जो है वो डंडा मार के ही लेट के नहीं होती है, पढ़। ठीक है। पढ़ाई जो है वो तब ज्यादा अच्छी तरह से हो पाती है जब आपके ऊपर एक प्रेशर हो कि आपको ये टाइमली करना है। जब हाँ भी सर, आपके पास ये आ टेंशन, जाए, दिमाग में टेंशन होना चाहिए। हाँ, जब भी ये चॉइस हो जाती है ना कि ये तो कभी भी पढ़ लेंगे, ठीक है, किताबें तो आपके पास हैं ही। अगर कोई ऐसा हो कि सिंसियरली पढ़ाई करे तो ऐसा थोड़ी है कि आप किताबों से पढ़ के ये सब नहीं सीख सकते, लेकिन क्या होता है उसमें एक टाइम टेबल फिट नहीं हो पाता, फिक्स नहीं हो पाता। आज अपन ने पढ़ा कि आज तो चलो 4 से 5 पढ़ लेते हैं, कल अपने पास चॉइस है 4 से 5 नहीं, अब 6 से 7 पढ़ेंगे, फिर लगा कि आज तो पढ़ते ही नहीं है, आज आराम कर लेते हैं। तो जब तक टाइम टेबल सेट नहीं होता तो अच्छी पढ़ाई होती नहीं है। इसलिए ज़रूरी होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपन रोज के रोज अपना काम करते रहें। एनीवे, तो ये अपने पास आया। अगर एस सॉल्युबिलिटी है तो इसके कितने आयंस बनेंगे, इसका कितना कंसंट्रेशन होगा, x टाइम्स एस, उसका कितना कंसंट्रेशन होगा, y टाइम्स एस। तो जो KSP का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, KSP इज इक्वल टू x टाइम्स s की पावर x प्लस y टाइम्स s की पावर y. So this is coming out to be x की पावर x प्लस थोड़ी ना है। x की पावर x प्लस, हाँ क्यों किया मैंने प्लस, सॉरी, प्रोडक्ट होगा ना सर? बिल्कुल प्रोडक्ट होगा, y into s की पावर y. So this is coming out to be x की पावर x, y की पावर y into solubility की पावर x plus y. This is expression for KSP of a salt. ये salt के KSP का expression होता है। जैसे कि मैं सिंपल टाइप के कुछ सॉल्ट ले लेता हूं, जैसे मान लिया AgCl solid in equilibrium with Ag plus aqueous and Cl minus aqueous. इसकी solubility और KSP में क्या रिलेशन आएगा, तो KSP of this will be equal to solubility का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं PbCl2, सॉल्युबिलिटी दी होगी क्वेश्चन में? हाँ, solubility of salt will be given to us कि इस salt की solubility इतने के बराबर है, तो आप फिर निकाल सकते हो कि इसका KSP कितना होगा। KSP दिया रहेगा तो अपन से solubility पूछा जाएगा, तो PbCl2 का KSP क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 4s क्यूब, इज इट? यस। ठीक है, 4s क्यूब। अगर मैं लेड फॉस्फेट, इसकी सॉल्युबिलिटी इनटू इसकी सॉल्युबिलिटी और इसके KSP में रिलेशन निकालूं, तो लेड फॉस्फेट के लिए क्या आएगा, KSP इज इक्वल टू कितना, this is 108 into s की पावर 5। लेड फॉस्फेट, सर मतलब हम सॉल्युबिलिटी को सॉल्ट के अल्फा के तरह ट्रीट कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी को अल्फा की तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है, बल्कि अपन बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। solubility is amount of salt dissolved in its saturated नई solution. क्वांटिटी होगी ना सर ये अल्फा से अलग। solubility is वही कि भाई कोई सॉल्ट मैक्सिमम कितना डिसॉल्व कर सकता है, वो उसकी solubility है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्ट मतलब सर नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व
पर लीटर। सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट dissolved per liter of the solution if the solution is saturated. Saturated solution में number of moles of salt dissolved, that is solubility. तो ये KSP होता है, कांस्टेंट जैसा कुछ, solubility constant जैसा कोई टर्म नहीं रखा है, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। KSP is solubility product, उसको solubility product बोलते हैं। KIP is ionic product. सर पेज 7 दिखा दीजिए। सर केएसपी भी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। हाँ, KSP is temperature dependent. बट सॉल्युबिलिटी तो कुछ टेम्परेचर के बाद कांस्टेंट हो जाता है। Solubility एक टेम्परेचर के बाद कांस्टेंट हो जाता है ना? नहीं नहीं, जैसे कोई सॉल्ट का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। तो जिस सॉल्ट का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा वो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसी सॉल्ट का डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ऐसे सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगा। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए अपन ने पढ़ा हुआ है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, तो वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। KSP इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KSP भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ओके, तो थोड़ा बहुत इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती ही जाएगी हमेशा तक। क्या करेंगे सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी का मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में जाती ही जाएगी। अब टेम्परेचर कितना बढ़ाओगे, इतना टेम्परेचर बढ़ा दो कि पानी ही गायब हो जाए। सर क्या टेम्परेचर का भी तो पॉइंट होता है ना सर, मैक्सिमम। वो तो होगा ही, जस्ट लिक्विड में आप डिसॉल्व कर रहे हो, वो लिक्विड ही पूरा वेपराइज कर जाए, ऐसा तो सर क्या सैचुरेटेड जब हो जाता है सर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसे सिंपल सा है कि भाई आप पानी में 1 लीटर पानी लो, नमक मिलाते जाओ, शुरुआत में डिसॉल्व करता जाएगा, ज्यादा मात्रा में मिला दोगे तो पीपीटी बन जाएगा नीचे। सर क्या ऐसा संभव है क्या कि मतलब सारे पार्टिकल्स भर जाए और एक समय पे मतलब कोई मतलब सॉलिड पॉइंट होने के पहले मतलब जो लिक्विड हम सॉल्वेंट है वो सॉलिड बन जाए, मतलब सारे स्पेस उसके भर जाए सर, एक प्रकार से ये बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होता ना, फ्लूइड नेचर ना रहे। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई सॉल्ट नहीं है जो इनफाइनाइटली सॉल्युबल हो। ये तो इस तरह की बात हो गई कि भाई इनफाइनाइटली सॉल्युबल टाइप का सॉल्ट, हर सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी की कोई ना कोई लिमिट होगी, कोई ज्यादा मात्रा में सॉल्युबल होता है, कोई कम मात्रा में सॉल्युबल होता है। जो स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं जिनका KSP काफी कम आएगा, KSP बहुत कम होना इज नॉन एज स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। सर मतलब बॉइलिंग पॉइंट के पहले तक हमेशा सॉल्युबल रहते रहेंगे ऐसा? बॉइलिंग पॉइंट से पहले तक सर वो सॉल्युबल रहेंगे? जैसे AgCl इज अ PPT, AgCl की बहुत कम मात्रा पानी में डिसॉल्व हो पाती है, इज अ PPT, बोलते हैं कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है। NaCl इज सॉल्युबल सॉल्ट, NaCl की बहुत ज्यादा मात्रा पानी में डिसॉल्व हो जाती है। तो अलग अलग सॉल्ट का नेचर है। AgCl is a white PPT, but NaCl is not considered to be PPT because it dissolves in जब हम सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जनरली पानी में ही बोलते हैं अपन। स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, जिसका KSP कम हो, ठीक है, स्मॉल KSP। KSP कम होना इज स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इज नॉन एज PPT, इनसॉल्युबल सॉल्ट, उसको इनसॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी अल्फा ही है। सॉल्युबिलिटी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब उसमें हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम अल्फा होता है। KSP इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं सर, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। Solubility is equilibrium concentration of the ions. I am not saying कि of the ions. हाँ, solubility ये है, अगर ये अपने पास फॉर्मूला ऐसा है इसका कि अगर S मोल इसके डिसॉल्व करते हैं पर लीटर, इस आयन के कितने मोल्स बनेंगे? X into S। इस आयन के कितने मोल बनेंगे? Y into S। और फिर अपन KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। सर वो पूछ रहा है अल्फा और S क्या सेम है? अल्फा तो क्या होता था,
उसमें उसमें थोड़ा सा अंतर समझो। एस्ट्रिक एसिड जो था वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता था, सॉल्यूशन स्टेट में। पानी में आपने एस्ट्रिक एसिड डिसॉल्व किया, अब पानी में कोई पीपीटी नहीं है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो उसमें आपको एस्ट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल भी मिलेगा, एसीटेट आयन मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। लेकिन एक सॉल्ट के सॉल्यूशन में जो भी सॉल्ट डिसॉल्व स्टेट में होगा वो आयंस के फॉर्म में ही होगा, और जो डिसॉल्व नहीं होगा वो पीपीटी के फॉर्म में होगा। तो सॉल्ट का मॉलिक्यूल पानी में नहीं पाया जाता। आप NaCl अगर पानी में घोल दिया आपने, अब उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? Na+ आयन मिलेगा, Cl- आयन मिलेगा, लेकिन NaCl का मॉलिक्यूल वो पानी में नहीं मिलेगा। NaCl अगर ज्यादा मात्रा में घोल दिया तो वो पीपीटी के फॉर्म में नीचे जमा हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में कभी पानी में नहीं जाएगा। तो salt, whatever amount of salt is dissolved, that will remain in the form of ions. But weak acid or weak base can also remain in the dissolved state in molecular form. तो पानी में एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में एसीटेट आयन भी है, H+ आयन भी है, और साथ में एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल भी है। लेकिन NaCl के सॉल्यूशन में NaCl मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा आपको पानी में, Na+ आयन मिलेगा, Cl- आयन मिलेगा। तो सॉल्ट जो डिसॉल्व कर जाता है वो डिसोसिएट कर जाता है। तो आप बोल सकते हो कि सॉल्ट के लिए तो अल्फा 100% होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होती है, क्योंकि जितना वो डिसॉल्व करता है उतना डिसोसिएटेड होता है। बाकी जो डिसॉल्व नहीं करता वो पीपीटी के फॉर्म में है। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट केएसपी में। थोड़ा सा और इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जिससे कि अपना ये टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, एलिमेंट्री वाला। फिर अपन एडवांस्ड आगे शुरू करेंगे, डिस्कशन करना है अपन को। सर नेक्स्ट पेज एक बार दिखा। नेक्स्ट क्या? सर पढ़ाई जैसे 5 मिनट ही रह रहे हैं प्रीवियस पेज डिस्कशन डिस्कशन अभी कम टाइम बचा है। तो जैसे सर 5-10 मिनट बल्कि और पढ़ा दीजिए। कोई बात 5-10 नहीं, मिनट ही 5 बचे। मिनट सर वो sufficient। फॉर्मूला सर बता दीजिए सर, उस लिस्ट। इट्स कॉपीड। अच्छा, ओके, इट्स कॉपिंग। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? कोई डाउट था? कोई डाउट नहीं? बैक पेज, हाँ ये तो हो गया। इसका तो मैंने खैर कॉपी कर लिया। एनीवे, अब मुझे इसका एग्जिट कर देते हैं। सर मैं बोला था सर फॉर्मूला बता देने को सर सारे। अच्छा हाँ, फॉर्मूले वगैरह अपन रिवाइज कर लेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अपने पास टाइम होगा। नेक्स्ट क्लास में विल बी हैविंग टाइम, और अपन हर तरह के जो जो अपन ने सोल्यूशन पढ़े हैं सबका क्या सर एलिमेंट्री के सारे फॉर्मूले लिखवा देना सर। बिल्कुल बिल्कुल, सब कर लेंगे। तो अब अपन को करना है फाइल व्यूअर, कहाँ पे है? दिस वन, ओके। सो दिस इज दी दिस, हाँ अपन को डीपीपी करना है एक, तो इनऑर्गेनिक का डीपीपी। तो मतलब अब एलिमेंट्री तीनों पार्ट सॉल्व कर लेंगे ना हम? हाँ हाँ, अब तीनों पार्ट कर नहीं, अभी केएसपी वाला रहने दीजिएगा, सेकंड पार्ट कर सकते हैं। अभी केएसपी में थोड़ा सा मुझे और बताना है, तो इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो आपको लगेगा कि हमने पढ़ा ही नहीं है, तो उसको छोड़ करके। B11 अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था। B12 करना है अपन को। दिस इज B6, ओके। सर टेस्ट पेपर का डिस्कशन कब होगा? टेस्ट पेपर का डिस्कशन भी पेंडिंग है। कुछ डाउट है इसमें आपको? यस सर। ओके, पहले ये कर लेते हैं अपन जो डिस्कशन आज का है अपना। ओके, B12 में फर्स्ट क्वेश्चन को डाउट, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेवंथ क्वेश्चन, नंबर 8, नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ को डाउट कोई नहीं, 10th क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 11, 11 के बाद 12th क्वेश्चन, 13, 14,
15, then 16th question, 17, question number 18, question number 19, 18 तक ही है. So B12 is all okay. B12 में कोई डाउट नहीं. Good. Next is इसमें फिजिकल वाले डीपीपी में अपन को B9 करना है, राइट? This is DPP B5. This is B7. B8. It should be B9. Okay, this is B9. B9 में फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? थर्ड रह गया. कौन सा थर्ड? इसका वो तो निकल गया अब. हाँ, फर्स्ट के बाद सेकंड में कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 6, sixth question. Arnav, equimolar mixture of CO and O2 is exploded to produce CO2. तो CO और O2, तो अपन CO 1 मोल जो होगा, 1 mole of CO will react with half mole of O2 to produce CO2. ये रिएक्शन होगा. इक्विमोलर मिक्सचर है, ठीक है, दोनों के बराबर बराबर मोल है. इसके n मोल हैं, इसके n मोल हैं, इसका 0 मान लेते हैं, ये खत्म हो जाएगा, इसके n/2 मोल बचेंगे, इसके n मोल बन जाएंगे. ओके, द इनिशियल वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 15. वेपर डेंसिटी पहले इसका मोलर मास निकालेंगे. तो ये है 28, ये है 32. 28 प्लस 32 इज 60, ठीक है, 60/2 इज 30. 30 इसका मिक्सचर का मोलर मास आएगा, तो वेपर डेंसिटी 15 आएगी. सही है, 15 is the correct answer. Vapor density is half of the molar mass. Okay. Then the average molar mass of the final mixture is less than that of the initial mixture. अब जो total mass है वो तो वही का वही रहेगा, लेकिन total number of mole पहले जो 2n थे, अब ये 3n/2 हो गए, तो total number of mole कम हो गए, जबकि mass उतना ही है. Molar mass of the mixture is mass upon number of moles. Number of mole कम हो गए तो molar mass of the mixture बढ़ जाएगा. तो molar mass of mixture जो होगा less नहीं होगा बल्कि ज्यादा होगा. CO लिमिटिंग रिएजेंट होगा. आसान है, ठीक है. सो दिस इज सिक्स्थ के बाद 7th क्वेश्चन. सर, हाँ सर मैंने इसे शीट में डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला पैराग्राफ पढ़ा था, तो उसमें कुछ लिखा हुआ था कि डेफिनेट स्टेट में होगा तो ही आएगा. तो उसको कैसे, मतलब क्या था सर वो? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो. डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब उस तरह के रिएक्शंस को अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन कहेंगे. हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो, डेफिनेट स्टेट में होगा मतलब? हाँ सर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, डेफिनेट स्टेट होगी तो ही माना जाएगा, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था सर उसमें. अपन को तो रिएक्शन दी हुई है, इन दी गई रिएक्शंस में बताना है कि भाई कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करती है आउट ऑफ दीज गिवन रिएक्शंस. Cl2 यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +1 में आ गया, यहाँ पे -1 में आ गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन. ठीक है, यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड +1 ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का, +1 से यहाँ पे एक 0 में आ गया, एक +2 में आ गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया. ठीक है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +1 है, एक 0 में आ गया, एक +2 में आ गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कब होगी वो अपन आगे देखेंगे. जैसे क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन बेसिक मीडियम में हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड में हो रहा है. यहाँ पे होता है कि अगर ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है NaOH का और टेम्परेचर ज्यादा होता तो उस केस में ये क्लोरेट और क्लोराइड में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है. तो एक ही स्पीसीज डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस अलग अलग स्पीसीज में डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकती है. वो फिर कंडीशन डिपेंडेंट हो जाता है. वो फिर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, तो जब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपन ये प्रेडिक्शन भी सीखेंगे. वो E0 वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि SRP कितने के बराबर है. सर मतलब डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई मतलब नहीं है इसमें? डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मीनिंग क्या है इसका? डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट मींस व्हाट? डेफिनेटली कोई भी स्पीसीज जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होगी वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकती. जो अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकती. डिस्प्रोपोर्शनेट कब होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन? जब कोई स्पीसीज इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो,
जिससे कि हायर में भी चली जाए और लोअर में भी चली जाए, उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है। ठीक है, ओके। 7 के बाद 8th क्वेश्चन, देन 9th क्वेश्चन नंबर 10। 10th आसिफ ने कम से कम 50 बार लिख दिया है, मेरे पेरेंट्स कोटा जाने को अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कोटा में अगर कुछ हो गया तो देखने वाला कोई नहीं होगा, तो मैं क्या करूं? वैसे तो खैर आपका डिसीजन है। ऑनलाइन क्लासेस जो है एक ना एक बैच जो है वो ऑनलाइन चलता रहेगा, ठीक है, एक ना एक बैच चलता रहेगा, लेकिन टीचर्स कौन होंगे आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ, ठीक है। तो अपन ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि ऑफलाइन अगर शुरू हो जाएंगी क्लासेस, ज़्यादातर बच्चे ऑफलाइन हो जाएंगे, तो अपन को ऑफलाइन रन करना पड़ेगा। और ऑनलाइन जो फैसिलिटी है दैट विल बी कंटिन्यूड, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एकदम बंद हो जाएगी। और कोशिश ये रहेगी कि एक ना एक बैच जो लाइव चल रहा है अपना फिजिकल क्लासरूम जो चल रहा है उसी को अपन ऑनलाइन में भी चलाते रहें। लेकिन पूरे साल ऑनलाइन जो है वो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जैसी डिमांड होगी उसके हिसाब से सप्लाई रहेगी, ठीक है। तो दैट विल डिपेंड ऑन, आप बोलो कि अकेला आप ही पढ़ोगे ऑनलाइन बाकी सब नहीं, तो हो सकता है कंटिन्यू ना कर पाए। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं हम ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, तो कंटिन्यू हो सकता है वो। तो वैसे अभी तो यही प्लानिंग है कि ऑनलाइन भी कंटिन्यूड रहेगा जब तक कि वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो प्रॉपर ना हो जाए, ठीक है। तो ऑफलाइन चलेगा, साथ में ऑनलाइन भी अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, 9th के बाद 10th में कोई डाउट है? यस सर, 10th। हाँ, 10th में 100 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 98% बाई वेट ऑफ प्योर एसिड। तो 100 ml है, अगर मैं इसका वेट निकालूंगा तो 184 ग्राम आ जाएगा। 184 का 98% जो होगा वो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होगा। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.6 मोलर NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है तो आप ये निकाल लो कि भाई इसमें H+ आयन है कितना। तो आपके पास आएगा 100 ml का, अगर मैं मास निकालूंगा 184, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं, हाँ, 184 का 98% अपॉन 98, पेन थोड़ा डार्क कर लीजिए ना। और डार्क करना है, ओके। हाँ, 184 का 98% ले लिया अपन ने, इतना ग्राम अपॉन 98, इतने मोल। सल्फ्यूरिक एसिड के इतने मोल हैं तो इसका डबल इंटू 2 H+ आयन के मोल। जितने H+ आयन के मोल हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए उतने ही OH- आयन के मोल चाहिए होंगे। तो OH- आयन में अपने पास 0.46 मोलर, और कितने लीटर, अगर मैं लीटर में लिखता हूं तो 0.46 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ये अपनी इक्वेशन है, इसी से आंसर आएगा। तो ये तो 98 और ये पॉइंट अपने हटा लिया, और V बराबर आ गया अपने पास दिस 184 डिवाइडेड बाय 23, दैट इज इक्वल टू 8। So 8 is the correct answer. SP.gr क्या लिखा हुआ है? Specific gravity. Specific gravity is density with respect to water. Water की density is 1 gram per cc. तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 1.8 ग्राम पर cc, 1.8 ग्राम पर मोल, पर मिलीलीटर, सॉरी नॉट मोल, 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। तो दैट्स व्हाई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास। मास का 98% है सल्फ्यूरिक एसिड का मास। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ आयन बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ OH- आयन। दिस इज 10th के बाद 11th क्वेश्चन, 11 के बाद 12 में कोई डाउट? कोई नहीं, ओके। 11 बताना है। Yes. 11 क्या है? This is 11. The given reaction is important step in the Ostwald method of manufacturing of nitric acid. P block में पढ़ेंगे अपन Ostwald method. If we start with 6.8 gram of ammonia and 40 gram of O2, तो अमोनिया के 6.8 ग्राम में इसके मोल कितने हुए? तो ये आ गया अपने पास 0.4 मोल। 0.4 मोल। O2 के कितने मोल हैं? तो O2 के मोल आ गया 1.25, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इनमें कंपेयर करने की कौन लिमिटिंग रिएजेंट? अमोनिया इज कमिंग आउट टू बी लिमिटिंग रिएजेंट। अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है, तो ऐसे केस में अमोनिया पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट विल बी लेफ्ट बिहाइंड? अब देख सकते हैं यहाँ से कि कितना बचेगा। तो ऑक्सीजन कितना बचेगा वो निकालना है अपन को, एक्सिस रिएजेंट, ठीक है।
11 के बाद 12 भी हो गया। कैम इन्फो में अपन को कुछ दे रखा है अबाउट एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन का एस्टिमेशन किसी कंपाउंड में कैसे करते हैं, तो ये प्रिंसिपल वगैरह दे रखा है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये निकाल सकते हैं। तो 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन नहीं पढ़ा ये तो नहीं पढ़ना, मतलब यहीं से पढ़ना है, ठीक है। जो कैम इन्फो में दे रखा है वो आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है। किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है सच ये। तो 13, 14, 15, 16, ओके। तो B10 अपन को फिर नेक्स्ट क्लास में करना होगा। सर कैम याद भी करना है? नहीं, कैम इन्फो जो है वो एक तरह से आपको जैसे IIT में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप उसी टाइप का मानो। सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन देख करके आपसे कैम इन्फो के नीचे लिखा तो लेकिन होता है मेमोराइज दिस थ्योरी एज सून एज यू गेट। कई जगह लिखा होता है कि याद कर लो। अब केमिस्ट्री इसी हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अजीब टाइप का सब्जेक्ट हो जाता है। कई इंफॉर्मेशन अपन को रटनी होती हैं, जितना ज़्यादा याद होगा उतना चांसेस अच्छे होते हैं अपने सिलेक्शन वगैरह के। एक्सरसाइज 1 अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 भी अपन ने कर लिया था। तो अपन को अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 करना है। दिस इज एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में कोई डाउट? सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट में डाउट है विवेक कुमार को। सर 9th, फर्स्ट का 9th मैंने बता दिया था वैसे, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख रहे हैं बहुत कम है। रिएक्शन मेनली बैकवर्ड शिफ्टेड है। रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस से वीकर एसिड वीकर बेस की तरफ शिफ्ट होता है। अगर शिफ्ट होना है तो मतलब इस साइड की स्पीसीज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इस साइड की स्पीसीज जो है वो वीक है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है। क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है मतलब बैकवर्ड शिफ्टेड होगा। तो एसिड वाइज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस वाइज ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आई थिंक कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा सारे ऑप्शंस। फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड में डाउट है। व्हाट इज POH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विद H+ आयन इक्वल टू दिस, KW इक्वल टू दिस। KW अगर इतना है, H+ आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, तो ऐसे केस में अपना को POH बताना है, ठीक है। तो PH + POH बराबर PKW। PH कितना 2 + POH बराबर 12 - log 2 11.7। सो POH बराबर 11.7 - 2 9.7। 9.7 should be the correct answer. Report your answer after dividing by 2। तो 9.7 को 2 से डिवाइड कर लो, तो कितना हो गया 4.85 और राउंड ऑफ भी कर लो 5। 5 is the answer. Second का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड, परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ वाटर एज फॉलोज अ सर्टेन टेम्परेचर इज इक्वल टू दिस मच। ये इसका परसेंटेज आयनाइजेशन है। तो इसका अल्फा कितना हो गया पानी का, तो अल्फा अपने पास आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वी कैन से दैट इज इक्वल टू अल्फा इज डार्क करना है 3.6 × 10⁻⁻⁹ इतना। कैलकुलेट KW एंड PH ऑफ वाटर। ये अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है इसका। अब इसमें इतना अगर ये परसेंटेज डिसोसिएट कर जाता है, परसेंटेज आयनाइजेशन है इसका, तो अगर इसकी C कंसेंट्रेशन थी तो C × 1 - अल्फा, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास C∝/2। ये कितना होगा C∝/2 इस इक्विलिब्रियम के हिसाब से, ठीक है। अब C∝/2 अगर मैं इस हिसाब से H+ आयन की कंसेंट्रेशन निकालूं तो H+ आयन की कंसेंट्रेशन इज C × अल्फा। C कितना 1000/18, ठीक है, इंटू हाफ इंटू अल्फा 3.6 × 10⁻⁹ ये हुआ। अब 18 × 2 दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये तो 10⁻⁷ ही आ गया। सही लिखा है आई थिंक कैलकुलेशन 36। तो pH बराबर 7, 7 ही आ गया इसका pH। तो कैलकुलेट KW हो जाएगा 10⁻⁻14, pH 7। क्या ये आंसर नहीं है? नहीं सर, आंसर तो कुछ और दिया है। आंसर कुछ और है। परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ वाटर, कैलकुलेट KW एंड PH ऑफ वाटर। मेरा तो यही आ रहा है, मैंने कहाँ गड़बड़ किया? 4 × 10⁻⁻14 है सर। जो रिएक्शन है C1 - अल्फा वाली,
हाँ सर मतलब हमने इसे ऐसे सॉल्व किया था जब बोलने कि H2O एक्वस प्लस H2O लिक्विड वाली वो वाली जो रिएक्शन होती है उससे। मैंने तो ये सही लिखा है ना, C ये इंटू 1 माइनस अल्फा। ओके, C अल्फा बाई 2 सही है, C अल्फा बाई 2। C पानी का कंसंट्रेशन 1000/18 होता है, सही लिखा है 1000/18, हाँ बिल्कुल सही बात है। अल्फा अल्फा अपन को दे रखा है, और हाफ से भी डिवाइड करना था मुझे, तो हाफ से भी डिवाइड किया है मैंने, तो उस हिसाब से आंसर तो यही आएगा। नॉर्मल वाली इक्वेशन से करें। नहीं वैसे अगर अपन ये बोलें कि पानी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता कितना है, पानी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आएगा वो 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ आएगा, और ये इसमें 3.6 इंटू 10⁻⁷ दे रखा है। नहीं होंगे ना, एक H2O तो H+ सर के इसमें साथ शायद कोई मिस्टेक है सर, सॉल्यूशन में भी कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ कर रखी है। सर एक H2O तो टूटेगा और एक H2O H+ के साथ मिलेगा ना सर। तो ऐसे बोला जाए इसको ऐसे लिखना। हाँ इसमें गड़बड़ हुई है, अपन ने ऐसे लिखने में अपन ने गड़बड़ कर दिया थोड़ी। एक H+ आयन का डिसोसिएशन हुआ है, उसी से अपन को एक H2O तो वैसा का वैसा यहाँ पे मौजूद है। 1 H2O is present in the form of H2O only on the right hand side। तो इसका मतलब अपन ने गड़बड़ किया है। हाँ बिल्कुल, मैं इसको फिर सही करता हूँ। ये आपका कहना ठीक है कि आपने इसको ऐसे लिखना चाहिए था। इसको अगर मैं देखूं तो मुझे लिखना ऐसे चाहिए इसको कि एक H2O तो यहाँ पर दोनों तरफ से हटा लो, तो आपका एक H2O ही है जो कि H+ एंड OH- में डिसोसिएट कर रहा है। अब इसकी कंसंट्रेशन अगर C है तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस इज C अल्फा, और इससे अपना H+ आयन निकलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, सॉरी दिस इज करेक्ट। सर ये H2O कैसे हटाया? क्योंकि एक H2O तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक H2O इधर का H2O और इधर का H2O, एक H2O एक ही H2O डिसोसिएट किया है। यहाँ पे दो लिखने से ऐसा लग रहा है जैसे दोनों डिसोसिएट कर गए, जबकि दोनों डिसोसिएट किए नहीं है। एक H2O तो H2O के फॉर्म में ही इस साइड मौजूद है, इसलिए ऐसा लिखना चाहिए अगर सही देखा जाए इफेक्टिवली। ये सही है बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन। डिटरमाइन pKa ऑफ वाटर। वाटर का pKa, तो वाटर का pKa अपन ने लिखा था, वाटर के लिए वी ऑलरेडी हैव रिटन। सर इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे, मतलब हाँ कॉन्जुगेट वाटर एसिड का pKa। अब वाटर जो है अपने बोल रहे हैं कि वाटर जो है उसका कॉन्जुगेट वाटर Conjugate acid। और हाँ वाटर का कॉन्जुगेट एसिड ये है, ये ठीक है। तो ये वाटर का कॉन्जुगेट एसिड है, हाइड्रोनियम आयन। अब अपन को ये मालूम है कि pKb ऑफ वाटर होता, ये तो अपन को मालूम है कि एसिड का pKa ऑफ एसिड एंड pKb ऑफ A माइनस, ये दोनों मिला करके इन दोनों का सम ये pKw के बराबर होता है। ठीक है, तो दिस इज A माइनस, दिस इज इक्वल टू pKw। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया कि अब वाटर के लिए क्या होगा, pKa एंड pKb ऑफ वाटर ये दोनों बराबर होंगे। वाटर का pKa इज इक्वल टू वाटर का pKb। तो इसलिए बोल सकता हूं कि pKa ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्लस pKb ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू pKw। तो आंसर आएगा 14। 14 आंसर होना चाहिए इसका फिफ्थ का। यस सर। जो आपने रिएक्शन लिखी है A माइनस वाली, उसमें K पे सबस्क्रिप्ट B आएगा ना, pKb। हाँ pKb, तो मैंने बोला कि पानी के लिए pKa और pKb बराबर होता है। pKa ऑफ वाटर इज pKb ऑफ वाटर, दोनों बराबर होते हैं। और कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए pKa प्लस pKb का सम इज pKw। सर एक बार क्वेश्चन 1 का 9th वाली स्टेटमेंट बता देंगे कैसे नहीं होगी? क्वेश्चन नंबर 1 का 9th स्टेटमेंट
ये है 1 और 9th स्टेटमेंट. A minus can be fluoride and B minus can be cyanide. Cyanide is cyanide जो होता है वो एक stronger base होगा fluoride के comparison में. Cn minus क्योंकि HCN is weaker acid than HF. तो ऐसे केस में Cn minus will be stronger base in comparison to F minus. तो Cn minus, अब ये stronger कौन सा है? Stronger तो ये है. ये गलत हो गया. 9th is incorrect. ठीक है. Okay. So 5th का 6th question. 7th question. 8 बताना है. 8th. Equilibrium constant for reaction of weak acid with a strong base is 10⁹9. अब ये रिएक्शन अगर मैं लिखूं, एक रिएक्शन किसकी? वीक एसिड की. एक मिनट. वीक एसिड HA की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ OH माइनस के साथ. तो रिएक्शन में क्या बनना चाहिए? बन जाएगा H2O प्लस A माइनस. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻9 है. ठीक है. अब अगर मैं बैकवर्ड करके सोचूं तो बैकवर्ड क्या है? A माइनस आयन का हाइड्रोलिसिस. A माइनस का KH. A माइनस का KH वो क्या होता है? KW upon K. KW upon K is KH. And this is equal to how much? 1/10⁹9. ये दिया है अपन को. क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻9 है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/10⁹9. अब Ka अगर मैं निकालूंगा तो इसका एसिड का Ka कितने के इक्वल आ गया? 10⁻⁵. क्या पूछा है? Determine pH of 0.1 molar solution of A minus. Okay. अब ये 0.1 molar solution है इसका. ठीक है. इसका अपन को pH बताना है. तो salt solution है, उसका pH बताना है. तो salt solution के pH का फॉर्मूला half of pKw. ठीक है. प्लस pKa प्लस log C. ये कितने के इक्वल आया? दिस इज कमिंग आउट टू बी हाफ 14 प्लस 5 एंड log C is -1. ये आएगा आंसर. 9 इज करेक्ट आंसर. बस डेटा कैसे दिया है वो अपन को सीखना है, समझना है. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बैकवर्ड रिएक्शन पर देख सकते हैं. दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ A माइनस. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻+9 है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻−9 होगा. दैट इज KH. 8th के बाद 9th क्वेश्चन. 9th में कोई डाउट बताना है. 9th इज व्हाट इज द concentration of acetic acid in the solution prepared by dissolving 0.01 mole of अमोनियम एसीटेट इन 1 लीटर वाटर. 1 लीटर पानी में आपने अमोनियम एसीटेट डिसॉल्व कर लिया. ठीक है. इसमें मुझे बताना ये है कि एसिटिक एसिड कितना बनेगा. किससे बनेगा एसिटिक एसिड? हाइड्रोलिसिस से बनेगा. ठीक है. तो इसमें उनको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना पड़ेगा. अब ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो अपन को मालूम है कि इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है इसका KH. तो इसका KH अपन को मालूम है कि इसका KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB is equal to H upon 1 minus H का होल स्क्वायर. ठीक है. अब इसका ये कितने के इक्वल आ रहा है? दिस इज 1.8 तो अपन इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इसमें मैं क्या करूंगा कि रूट अगर मैं ले लूं तो रूट लेने पर H upon 1 minus H is coming out to be 10⁻⁷ upon 1.8 into 10⁻⁵. this much. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं H को नेग्लिजिबल मानूं 1 के कंपैरिजन में तो H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये अपने पास आ रहा है कितना? 1/180. सही लिखा है. ये H आया. अगर H इतने के बराबर तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितने के इक्वल होगी? C इंटू H के इक्वल. C कितने के इक्वल? 1 लीटर 0.01 मोल तो 0.01 इंटू H. H is 1/180. ये आंसर है. आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 9 इंटू 10⁵. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो.
9 into 10⁵ से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आंसर 50 आ जाएगा। सर एक बार 7th बता देंगे। कौन सा 7th क्वेश्चन? 7th। ओके 7th ये है pH X% is the pH of 1 molar weak monoprotic acid which is X% ionized। ठीक है, then find the value of 1 molar है, weak monoprotic है और X% ionized है, तो pH 50%, जब 50% आयनाइज होगा, ठीक है, तो 50% आयनाइज होगा तो 1 मोलर, अगर 50% आयनाइज होगा तो हाफ मोलर कंसेंट्रेशन आ जाएगी H+ की। तो उस समय अगर मैं pH निकालूंगा कि इसका pH कितने के इक्वल होगा, तो उस समय इसका pH निकल के आएगा pH 50% is -log half। -log half कितने के इक्वल हुआ? 0.3। ठीक है, एंड pH 10% आयनाइज होगा तो ये हो जाएगा 0.1। उस समय pH कितने के इक्वल होगा? तो pH is equal to 1। pH 1 के इक्वल आएगा, 10% आयनाइज अगर हुआ। अब ये फाइनल pH, अब ये 0.3/1, 0.3 into 100, 30 आंसर आ रहा होगा इसका। सर ऐसे एग्जांपल्स भी आते हैं क्या इसमें pH नेगेटिव हो जाए? बना के बता दिया हो तो भाई, अब मैथमेटिकली तो आप कुछ भी बना लो क्वेश्चन तो। यस। अब इसमें मैंने कैसे निकाला pH 50%, तो बोला 50% आयनाइज्ड, 1 मोलर है, 50% आयनाइज्ड है, तो कितना H+ जनरेट करेगा? हाफ के इक्वल। H+ की कंसंट्रेशन अगर हाफ के बराबर है तो pH कितना हुआ? -log half, that is log 2। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ को C अल्फा बना मान लिया बस। हाँ बिल्कुल, C अल्फा इज कंसंट्रेशन ऑफ H+, that's all। Okay, next is कल part कर 3। लेंगे अब डिस्कशन। सर रहने दीजिए। सर पार्ट 3 कल करते हैं सर। कल कर लेंगे सर, अब थक गए सर, बहुत देर हो गई। यस सर, बहुत ज्यादा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं होमवर्क तो लिख दूं? यस सर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क एक तो अपना DPP नंबर B12 IC सही लिखा है? 12 किया था आज? 12 हो गया सर। 13 करना है सर। 13 करना है। ओके, तो DPP B13 IC, DPP नंबर B10 ऑफ PC, आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक पार्ट 1, उसमें एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 बाकी है, अपना पार्ट 4 बाकी है, और एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 ही होगा आई थिंक। यस सर, एक है जेई मेंस। और इसमें फिर अपने पास इसमें ही आयनिक पार्ट 2, इसका एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इतना कर लेते हैं सर। ठीक है, हाँ सर हम लोग को इनऑर्गेनिक कौन पढ़ाएगा 12th में? इनऑर्गेनिक कौन पढ़ाएगा? इनऑर्गेनिक भी जनरली वही पढ़ाते हैं जो फिजिकल पढ़ाते हैं। तो सर आप ही पढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल सर। आरबीजे सर से सर के केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन करा दीजिए। वो मैं करवा दूंगा, मुझे ही करवाना पड़ेगा मुझे लगता है, केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन। बहुत बड़ी शीट है सर, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के डिस्कशन में टाइम थोड़ी लगेगा अपन को। एक बार अपना ये इनऑर्गेनिक की डीपीपीस हो जाए, B13 तक पहुंच गए अपन, एक आध डीपीपी बाकी होगी, फिर अपन केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन शुरू कर लेंगे। सर एक सर बच्चे 14 ही है सर। सर स्कॉलरशिप टेस्ट कब होगा? स्कॉलरशिप टेस्ट आपके आने के बाद होगा, तो वो तो फिर सर फाइनल सर जे एडवांस वाला एओटी कब होगा सर?
अभी जो आपका टेस्ट है ना नेक्स्ट वीक में, सर 10 हाँ, सर। तारीख को। हाँ, इस वाले साल जो है वो सब कुछ डिस्टर्ब रहा है, अपन को मालूम है। ऑनलाइन पेपर्स का ज्यादा मीनिंग नहीं होता है, भले अपन कर रहे हैं कंडक्शन, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन जब कंट्रोल एनवायरनमेंट में टेस्ट पेपर्स होंगे तो उन्हीं का मीनिंग निकल के आता है अल्टीमेटली। सर मतलब वहाँ पे पेपर हार्ड कॉपी मिलेगा या सॉफ्ट कॉपी में ही देना है? यहाँ पे हार्ड कॉपी में भी मिलेगा और आपका कंप्यूटर लैब है वहाँ पे पेपर हुआ करेगा, तो कंप्यूटर लैब इन रेजोनेंस एचएफएल वहाँ पे पेपर होगा और हार्ड कॉपी में भी आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, हार्ड सर, कॉपी में से कौन सा लेना है? सर 15 से ऐसे ही क्लासेस चलेगी या फिर कुछ चेंज होगा? 15 से क्लासेस जो है वो ज्यादातर ऑफलाइन चलेंगी, ऑनलाइन केवल एक ही बैच रहेगा। ओके सर। सर हार्ड कॉपी में कौन से टेस्ट होंगे? हार्ड कॉपी में कौन से टेस्ट होंगे? जो ऑनलाइन